अस्सलाम वालेकुम सर। और देख लेते हैं, बाकी भी ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ उस दौरान। जी एजाज। जी जी सर, वो एक मेरे से तो कोलीग है सर, वो आज एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करी थी इस्लामिक उस पे ना। तो जी थोड़ा सा वो सर हमारे से जा रहा था, मतलब इस्लामिक स्टडीज में, मतलब कि मैंने ये पूछना था कि क्या हम उसमें इस्लामिक कोट्स या जो वर्सेस हैं या हदीस हैं, इनको यूज कर सकते हैं? जी जी, जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप बात करते हैं ना, तो जी सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो होता है आपके लिए वो इस्लामिक वर्सेस होती हैं, इस्लामिक कोर्ट्स होती हैं, या जी फिर उस टाइम का जो इस्लामिक सिस्टम, इवन आप जो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी लीगल सिस्टम की अगर कोई एग्जांपल्स देना चाहें तो वो भी कोट कर सकते हैं। तो ठीक है सर। वो चूंकि है इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो उसमें फिर आप चीज का नहीं करना कि जी ये बहुत ज्यादा इस्लामिक होता जा रहा है या इस्लामिक स्टडीज की तरफ जा रहा जी है, जी, उस मैं चीज तभी से पूछा था, डिपेंड मैंने वो। कहा कि वो हमने उसको स्केलेटन को कैसे मतलब के मेंटेन करना है, तो फिर मैंने उनको हमने आपस में ये डिस्कस किया कि वी विल स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो ये था कि व्हाट इज द इस्लामिक परस्पेक्टिव ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल। तो हमने यही सोचा कि इसको ऐसे कर लेंगे टैकल के, इसको इंट्रोडक्शन कर दिया, देन आपने फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉज जो हैं उनको थोड़ा सा बता दिया, एंड देन उनको पनिशमेंट के परस्पेक्टिव में बताया। जब पनिशमेंट के परस्पेक्टिव में बताया तो उसको फिर इस तरह एक्सप्लेन करना है कि मतलब कि क्रिमिनोलॉजी के टर्म में, कि डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, रेट्रीब्यूशन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, रेस्टोरेटिव ऑफ जस्टिस एंड इनकैपेसिटेशन के लिए, जिस तरह रेट्रीब्यूशन में आपके सास का कह सकते हैं। राइट सर? होगा बिल्कुल, आप इंटर रिलेट करेंगे आपस में, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जब आप जाते हैं तो फिर आप जाहिर सी बात है वो चीज़ें जो हदूद लॉज हैं, किसास ताज़ीर वगैरह, उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्राइम और पनिशमेंट है। अच्छा सर, एक लास्ट इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक चीज़ है कि अब वैसे तो देखें, आपको पता है कि हर क्वेश्चन के एंड में आपने क्रिटिकल एनालिसिस, जो कंक्लूजन आपको होता है उसको प्रॉपरली उस तरह करना पड़ता है। तो इसमें जी तो हम डिफरेंट एग्जांपल्स और चीजें तो कर देंगे, पर थोड़ा सा मतलब इसको सर क्या टच देना है कि मतलब इस्लामिक टच में सर, मतलब क्योंकि क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर चेक कर रहा है, ही कैन ही, मतलब जरूरी तो नहीं है ना आपको मतलब इस्लामिक ही हो, तो मतलब उसको हम डिप्लोमेटिकली इसको टच करेंगे सर। बेसिकली आप उसको ना इस्लामिक, बहुत ज्यादा इस्लामिक इस्लामिक नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको एक जैसा एक न्यूट्रल बंदा जिस तरह से इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देखता है, ऑब्वियसली जो बंदा चेक कर रहा होगा वो मुस्लिम होगा, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होगा, लेकिन वो कोई स्कॉलर नहीं होगा इस्लामिक लॉ का। तो अगर आप जी बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे तब भी जाहिर सी बात है वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने एक बर्ड आई व्यू या एगैलिटेरियन व्यू के तौर के ऊपर आपने उसकी जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप जी एक्सप्लेन करेंगे, तो दे विल बी अवेयर ऑफ इट, और वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और नुकसान नहीं ठीक है सर, थैंक यू सर। देंगे। चलें जी, लेट्स। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक जो है वो चल रहा है, और इसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स को डिफरेंट टाइप से हमने उसको स्टडी किया, और फिर बीच में हमारे पास जो है ना ये ब्रीफ जो है वो टॉपिक्स आए कि जैसा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या हैं, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसी तरह से अभी हमारे पास टॉपिक है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस अगर क्वेश्चन की डिमांड है ना हो तो भी लिखना मैंडेटरी है। जी, अगर क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो लिखना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सवाल ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं। वो आपकी जो थ्योरी है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि उसके अंदर कोई उसने पर्सपेक्टिव मांगा हुआ है कि आप उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में दें, या उसको आप पाकिस्तानी सोसाइटी में एक्सप्लेन करें, या आप उसको मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक्सप्लेन करें, तो जाहिर सी बात है जब आप उस चीज को एक्सप्लेन करने की तरफ जाएंगे तो कुछ एनालिसिस
इज द नीड ऑफ द पर्सन, तो आप उसमें थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। फोरेंसिक लाइफ साइकिल क्या होता है आपका? वॉइस डिस्टॉर्शन जी, और भी किसी को आ रही है? यस सर, अभी थोड़ी देर के लिए हुई थी। सर अब क्लियर है आपकी वॉइस। अभी ठीक हो गई आवाज? जी जी, अब अभी तो क्लियर है। चलें आगे। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली वही टेक्निक है इसके अंदर भी, कि फर्स्ट यू कलेक्ट द डेटा और द एविडेंस फ्रॉम द स्पॉट। ठीक है, वो ब्लड हो सकता है, वो कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, वो कोई हेयर हो सकता है, कोई नेल हो सकता है, कोई फिंगरप्रिंट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी कलेक्शन होगी। उस कलेक्शन के प्रोसेस के दौरान आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि वो जो चीज आप उठा रहे हैं वो टेम्पर ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, then you will deposit that piece of evidence in the laboratory, forensic laboratory, where examination has to be conducted। वहां पे वो उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने उससे एक कपड़ा जो है वो सबमिट किया है और हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई लिक्विड बॉडी फ्लूइड कोई अवेलेबल है या नहीं, हमें इसकी एनालिसिस करके दें। और अगर वो बॉडी फ्लूइड अवेलेबल है तो वो किसके डीएनए के साथ मैच करता है, किस बंदे का है वो बॉडी फ्लूइड, ये भी हमें बता। तो दे विल फर्स्ट डिटरमिन कि कौन सा बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, सेमिनल मटेरियल है, स्लाइवा है। ठीक है, इस तरह से वो उसको सेरोलॉजी, बेसिकली उनकी जो फील्ड है फोरेंसिक्स की, वो सेरोलॉजी ये डिटरमिन करेगी कि विच बॉडी फ्लूइड इज इट, इफ देयर इज एनी। हो सकता है ये भी रिपोर्ट आ जाएगी कि देयर इज नो बॉडी फ्लूइड अवेलेबल ऑन इट। और फिर उसके बाद अगर फर्दर हमने उसका कोई रेफरेंस सैंपल होता है जमा कराया कि इस बंदे के साथ मैच करके देंगे, इसके साथ मैचिंग हो रही है कि नहीं, तो जितने रेफरेंस सैंपल्स हम जमा कराएंगे उसके साथ वो एग्जामिनेशन करने के बाद, और फिर एनालिसिस इज पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, के उसको एग्जामिन करेगा और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेगा कि वेदर इट इज रिलेटिंग टू दैट पर्सन और नॉट। सिमिलरली अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर एक हमारे पास, बेसिकली हमेशा जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी लेबोरेटरी से कोई फोरेंसिक एनालिसिस की रिक्वेस्ट करता है तो वो उसका स्कोप मेंशन करता है। स्कोप से रिक्वायर मतलब ये है कि वो कह बताता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि व्हाट थिंग्स आई रिक्वायर। ठीक है ना, कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए वो ढूंढ के दें, क्योंकि सारा डेटा तो जो है वो ही बात है कि फाइंडिंग अ नीडल इन द हे स्टैक। तो वो ये स्टैक नहीं चाहिए हमें, वो नीडल बेसिकली चाहिए अंदर, विच इज रेलिवेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। तो उसके अंदर लेट सपोज वो एक जो है कंप्यूटर का लैपटॉप जो है वो जमा कराता है, और उसमें वो एक रिक्वेस्ट ये करता है कि इसके अंदर जो डेटा मौजूद है उसकी एक्सट्रैक्शन कर दें। और दूसरा ये है कि मुझे ये एक वीडियो है जो कि इसने वायरल की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, ये ढूंढ दें कि ये क्या वीडियो इस लैपटॉप से बनी है, एडिट हुई है, या किसी मोबाइल फ़ोन को जमा करा रहा है। तो इस चीज़ की एनालिसिस दे दें कि क्या ये वीडियो इस मोबाइल फ़ोन से बनी है कि नहीं। तो वो फिर उस एग्जामिनेशन और एनालिसिस के अंदर वो सारा जो है वो अपने फोरेंसिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस रिक्वेस्ट का आंसर जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है वो निकालेंगे, और फिर रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि वो एज अ रिजल्ट उसका जो भी वो रिपोर्ट करेंगे उसका रिजल्ट के हमने क्या फाइंड आउट किया है इसका। द वर्ड फोरेंसिक comes from Latin term forensis मीनिंग ऑफ और बिफोर द फॉर्म। ठीक है, ये एक जनरल टर्म थी और इसको हम अब जो है मॉडर्न टाइम्स में इसका मीनिंग चेंज हो सकता है, हो चुका है। द हिस्ट्री ऑफ टर्म originates from Roman times during which a criminal charge meant presenting the case before a group of public individuals in the forum। ठीक है, पहले रोमन टाइम्स में क्या होता था कि वो एक ज्यूरी टाइप जो है उसके सामने, उस फोरम के सामने अपना, उसको भी फोरेंसिस या फोरेंसिक कहा जाता था। और केमिस्ट्री ट्रेसिंग जी ऐसे ही है, ये सारी चीजें जो हैं। both the person accused of crime and the accuser would give speeches
based on their sides of the story, and the case would be decided in the favor of the individual with the best argument and delivery. तो आप कह सकते हैं कि जो अर्ली डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिस थी वो एक कोर्ट की तरह सी कि एक ज्यूरी है, एक कुछ जजेस बैठे हैं जिनके सामने आप अपने आर्गुमेंट्स, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी प्रेजेंट करेंगे और वो किसी एक की फेवर में वो चीज़ डिसाइड करें। लेकिन जो मॉडर्न मीन्स हैं अभी आवाज ठीक आ रही है जी, या मैं दोबारा लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन कर? चलें, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर दोबारा इशू होता है तो फिर लीव करके मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अच्छा जी, the origin is the source of two modern usages of the word। ठीक है कि अब जो है मॉडर्न यूजेज उसका बन चुका है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। फोरेंसिक एज अ फॉर्म ऑफ लीगल एविडेंस एंड एज अ कैटेगरी ऑफ पब्लिक प्रेजेंटेशन। कि फोरेंसिक के अब दो मॉडर्न मीनिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, एक जिसे हम पढ़ने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू लीगल एविडेंस, एंड अदर इज द पब्लिक प्रेजेंटेशन कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो पब्लिकली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। In modern use, the term forensic in the place of forensic science can be considered correct, as the term forensic is effectively a synonym of for legal or related to court। ठीक है, तो modern means में basically ऐसी scientific knowledge which is legally admissible before the court of law उसको forensic कहा जाता है और वो उसकी basis provide करता है। However, the term is now so closely associated with the scientific field that many dictionaries include the meaning that equates the word forensics with the forensic science। ठीक है, कि वो जो earlier meanings थे forensic के जिसमें public presentation या legal उसकी legality और उसकी बात थी, वो चीज़ें अब थोड़ी सी जो हैं वो बैकफुट पे चली गई हैं और अब उसका मीनिंग बहुत सारी डिक्शनरीज जो फोरेंसिक का फर्स्ट मीनिंग डिफाइन करती हैं, दैट इज रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस विच इज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ एनी लीगल एविडेंस। A forensic investigation is the practice of lawfully established evidence and facts that are to be presented in the court of law। ठीक है, कि आप उसको लीगली एस्टैब्लिश करेंगे ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल हो सके। The term is used for nearly all investigations ranging from financial fraud to murder। Chemical examinations ठीक है आपकी होती हैं। Chemical examinations किस तरह की होती हैं कि जो बताती हैं कि कौन सा केमिकल जो है वो मौजूद है। लाइक फॉर एग्जांपल ड्रग्स की डिटेक्शन आपने करनी है कि ये चरस है या ये हेरोइन है या ये जो है कोई आइस है, ठीक है, LSD है या कोई और चीज़ है, तो ये केमिकल एग्जामिनर की जो रिपोर्ट होगी वो बताएगी कि ये कौन सी ड्रग जो है वो इसमें मौजूद है। बैलिस्टिक्स इज रिलेटेड टू फायर आर्म्स। ठीक है, जो पिस्टल्स या बुलेट्स जो होती हैं उनकी जो ज्योमेट्री और उनके ऊपर जो मार्क्स होते हैं, क्या ये बुलेट इसी फायर आर्म से जो है वो शूट हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ की डिटर्मिनेशन के लिए बैलिस्टिक्स जो है उसकी आवाज़ जो है बैलिस्टिक्स जो हैं वो उसकी टर्म यूज होती है। अच्छा जी, फिर डीएनए एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, डीएनए आपको पता है कि ये एक आपका क्या होता है कि समझ लें एक ऐसा कोड होता है आपकी बॉडी के अंदर जो कि हर बंदे का डिफरेंट होता है। इसीलिए इट इज़ वेरी क्लियर साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड है कि हर बंदे का डीएनए जो होता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये डिटर्मिन किया जा सकता है कि कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो किस बंदे का है, वो उसके साथ एग्जैक्टली मैचिंग जो है वो करके बताया जा सकता है। विच कैन इंक्लूड सेमिनल मटेरियल इन रेप केसेस। ठीक है, और ब्लड जो है वो भी बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो जैसा मर्डर के केसेस में भी बड़ा ज़्यादा रेलिवेंट हो चुका है। इसी तरह से जो आपका हेयर फॉलिकल होता है, जो बालों की जो जड़ होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें डीएनए पाया जाता है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जो है वो सेल के अंदर डीएनए पाया जाए। बहुत सारे डेड सेल्स के अंदर भी डीएनए नहीं होता। ठीक है जी। फिर फिंगरप्रिंट एनालिसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं हमारा, वो क्या होते हैं कि यूनिक होते हैं हर बंदे के, इस वजह से उसकी मैचिंग जो है, अगर लेकिन उस पे ये होता है कि वो डेवलप हुए हैं। बहुत सारी जो प्लेन सरफेसेस होती है ना, जैसा कि ग्लास हो गई या जो सीधी सरफेस होती है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट नॉर्मली जो है वो बड़ा इजीली डेवलप कर जाता है। जबकि जो रफ सरफेसेस होती हैं, ठीक है, जैसा कोई कपड़ा हो गया या कोई अगर जो है लकड़ी की सरफेस है जो कि बहुत खुरदरी सी है, तो उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट है वो उस तरह से डेवलप नहीं कर पाता। जब वो डेवलप नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली उसको वहां से उठाना बहुत मुश्किल होगा और वहां से फोरेंसिकली वो नहीं होगा। केस एविडेंस निशान होते हैं, ठीक है, जूतों के निशान होते हैं। फिर इसके अलावा जो है कोई और हाथों के निशान या किस तरह के कोई ट्रेसेस होते हैं कि किसी बंदे के आने या जाने के, तो वो उसको ट्रेस एविडेंस कहा जाता है। और वो भी अक्सर जैसा जूतों के सैंपल्स भी उठा लिए जाते हैं, पाँव के सैंपल्स ले लिए जाते हैं क्राइम सीन से, ताकि वो जब अक्यूज पकड़ा जाए तो उससे वो उसकी मैचिंग हो सके। जी मलाइका। सर, ये जो फिंगरप्रिंट्स और ये सारा कुछ डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे फ्लोरोसेंट पाउडर और ये सब कुछ, तो ये जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होगा ये वो करेगा या फिर कोई और मेंबर होता है इसमें इन्वॉल्व? ये बेसिकली जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज होती हैं ना, उसमें साइंटिस्ट होते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, और वो जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड के। जिस तरह जो डीएनए की फील्ड का एक्सपर्ट है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होगा, या फिंगरप्रिंट का जो होगा वो जो है वो बैलिस्टिक्स का एक्सपर्ट हो सकता है ना हो। तो इसलिए हर फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज होती हैं, स्पेशलाइजेशन होती हैं, और उन वो ही उनके पास स्पेशलाइज टूल्स होते हैं, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको वो यूज करते हुए जो है वो एनालिसिस करते हैं। जिस तरह अगर आप समझ लें जो बैलिस्टिक्स की मैचिंग होती है, तो जब कोई बुलेट फायर होती है किसी भी वेपन से, तो वो जो फायर पिन हिट करती है उसको, तो वो एक मार्क छोड़ती है उसके ऊपर, ठीक है। जो है जो वो बैरल से निकलती है वो चूंकि स्पिन है, तो या स्पिन ना भी करे, वैसे तो तमाम बुलेट्स ऑलमोस्ट स्पिन करके ही निकलती हैं, तो उसकी वजह से उनके ऊपर क्या होते हैं, मैकेनिकल स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और वो हर बुलेट जो भी फायर होगी उससे उसके ऊपर वो एग्जैक्ट स्क्रैचेस जो हैं वो आएंगे। इसको फोरेंसिक की टर्म में जो है वो मैकेनिकल जो चीज होती है, वो जो वेपन होता है वो उसको मैग्नीफाई करके उसके जो स्क्रैचेस होते हैं उस बेसिस पे क्या होता है। वॉइस बहुत ज्यादा लीव कर, फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। कोई आवाज क्लियर हुई है अभी? जी सर, अब बेहतर है। बाकी लोग भी बता दें जी, अगर कोई आवाज की डिस्टॉर्शन अभी भी है तो फिर नो सर, अभी नहीं है। भी नहीं है। चलें जी, स्टार्ट।
अच्छा, तो इसी तरह से मैंने कहा फोरेंसिक टूल्स और फोरेंसिक सॉफ्टवेयर वो जो हैं वो स्पेसिफिकली उसके लिए यूज होते हैं। हर हर जो ब्रांच है उसके लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं इसीलिए इतने ज्यादा रिलायबल और इतनी ज्यादा रिलाई करते हुए कोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर जो है वो किसी को सजा देती हैं या किसी को बरी करती हैं। इसी तरह से एग्जामिनेशन हो सकती है, ठीक है, ये नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में भी हो सकती है, लेकिन वैसे ये एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है कि सॉइल की जो टेस्टिंग होती है एक तरह से। और फिर ब्लड कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप टाइप भी हो सकती है, लेकिन आगे फर्दर जो है पहले ज़माने में ये होता था कि सिर्फ ब्लड देते थे कि जी इस वेप छुरी अक्यूज से रिकवर हुई है, इसके ऊपर जो है ना ब्लड मिला है, ह्यूमन ब्लड है, पहले इस हद तक आ जाता था। फिर उससे एक स्टेप आगे गए तो हमने कहा कि जी डिसीज का जो ब्लड था वो भी ए पॉजिटिव था, तो इसके ऊपर जो ब्लड मिला है वो भी ए पॉजिटिव है, तो ये भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसकी तरफ निकाला था। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट की, अब इट इज कंसीडर्ड इनसफिशिएंट अनटिल अनलेस देयर इज डीएन अवेलेबल, कि डीएन मैचिंग हुई हो कि उसी डिसीज का है या नहीं है। नहीं होगा तो तब तक उसके ऊपर रिलायंस बहुत कम की जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप करती जाती है चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेट भी, और उतनी हम जो कह सकते हैं कि अच्छी टेक्निक्स या जो डिटेल टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का आपको पता है, जिसके अंदर हम जो है वो एविडेंस कलेक्शन और उसकी investigation in which of investigations are needed in different cases. Investigators are your investigators use different techniques to, and हर केस की जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर होगी कि वो डिफरेंट होगा। Cases investigators must be able to locate suspects and identify victims. इसको एक मिनट से मैं कोई नेट चेंज कर देता हूँ। जी अभी बताइएगा, अगर आवाज क्लियर हो गई हुई तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, forensic science is any scientific field that is applied to the field of law. Forensic scientists are tasked with the collection, preservation and analysis of scientific evidence during the course of investigation, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट लेवल पे जो है उसको ये अंदर वो आपको इन्वेस्टिगेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। While some forensic scientists travel to the scene to collect evidence themselves, others occupy a purely laboratory role, performing analysis on the objects brought to them by other individuals. ठीक है, दो किस्म के होते हैं। एक फोरेंसिक टीम वो होती है जो कि जाके इंस्पेक्ट करती है और मौके से एक्चुअली चीज़ें उठाती हुई है, और एक फोरेंसिक टीम वो होती है जो कि सिर्फ लेबॉर्ट्री में बैठी होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, और आप उनके पास जो चीज़ सबमिट करवाते हैं तो फिर उसका वो आपको रिजल्ट कम्युनिकेट। आवाज आ रही है ना जी मेरी? यस सर, क्लियर है और आ भी जी गई। Forensic scientists testify as expert witnesses in both criminal and civil cases and can work for either the prosecution or defense. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान में ये चीज़ कम है कि डिफेंस साइड से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं आते, लेकिन बाहर के कंट्रीज में अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली पॉसिबल ना हो जो प्रोसिक्यूशन अलेज कर रही हो, तो डिफेंस अपनी फेवर में भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को ले आता है।
कि ये जो मुझ पे लच किया जा रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिकली, और वो फिर एक्सपर्ट जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन। While any field could technically be forensic, certain sections have developed over time to encompass the majority of forensically related cases. Due to the nature of their position, forensic scientists are expected to uphold high level of integrity, maintain strict ethical guidelines regarding their work. ठीक है, क्योंकि उनकी जो नेचर ऑफ पोजीशन वो इतनी क्रिटिकल है और उनकी जो रिपोर्ट होती है उस पर इतना ज़्यादा रिलाई किया जाता है, इसीलिए उनको उनसे ये भी रिक्वायर किया जाता है कि वो अपनी इंटेग्रिटी जो है वो बहुत हाई रखें और स्ट्रिक्ट एथिक्स जो हैं उनको फॉलो करें। Forensic investigation is increasingly playing an important role in the pursuit of justice। ठीक, अब आपने देखा होगा, मैंने एक जजमेंट्स भी कुछ शेयर की थी, तो उसमें भी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि जो डीएनए एविडेंस की रिपोर्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड से मुराद है, वैसे ना हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें जो आई विटनेसेस होते हैं ना उसके ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा था पहले भी, अभी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल। दिस इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। जो डायरेक्ट एविडेंस का केस होता है उसमें एक विटनेस अवेलेबल होता है जो कि सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्या कैसे हुआ, लेकिन और बस आपने ये टेस्ट करना होता है कि वो सच्चा है या झूठा है, बस उसकी क्रेडिबिलिटी। लेकिन जहाँ पे आई विटनेस ही ना हो तो उन केसेस को बहुत वीक केसेस ट्रीट किया जाता है। तो फिर उसमें क्या आता है, उसमें साइंटिफिक एविडेंसेस आते हैं। अब उसमें कोर्ट्स इस हद तक गई कि जी अगर आई विटनेसेस नहीं भी हैं तो डीएनए एविडेंस की जो रिपोर्ट है वो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी। तो फिर ये भी एक्सपेक्ट करेंगी ना कोर्ट्स के जी वो जो फोरेंसिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट है वो इतनी ऑथेंटिक और इतनी जो है वो एथिकल हो कि उसके अंदर कोई गुंजाइश ना हो किसी मैनिपुलेशन या किसी जो है मिसएडवेंचर। अच्छा जी, आगे आ गई हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम थर्ड डिग्री वाले टेक्नीशियन जो इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं, दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट और दीज आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सिर्फ आपको अगर एग्जांपल्स मिलेंगी, वैसे तो एग्जांपल्स जो अनऑफिशियल है वो तो मिल जाए शायद आपको, लेकिन लीगली कहीं पे भी इसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। ठीक है, और हम देखेंगे कि वो टेक्निक्स के व्हाट आर दी अदर टेक्निक्स जिनकी यूज करते हुए हम इन्वेस्टिगेशन अच्छी कर सकते हैं, इंटेरोगेशन अच्छी कर सकते हैं, इंटरव्यूइंग जो है वो अच्छी कर सकते हैं। हाउ आर दीज रेलेवेंट? दी टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर मायराइड एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं। सर्वेलेंस ऑफ certain subjects may be employed by the investigation agency, informants may be utilized, records may be submitted। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा किस्म की चीज़ें की जा सकती हैं। हो सकता है कि आप कोई अंडरकवर एजेंट भेज दें, किसी की उसकी सर्वेलेंस करनी शुरू कर दें। ठीक है, फिर उसके रिकॉर्ड्स, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स मंगा लें, उसके नाम पे प्रॉपर्टीज़ की डिटेल मंगा लें, उसके नादरा से रिकॉर्ड मंगा लें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं। Law enforcement officers should not be overwhelmed by technology, as both conventional techniques and technology aid each other। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसमें ये भी नहीं है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे ही भागते रहें और जो खुद कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो ना करें। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज वेरी केपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स and circumstances under which a person might have committed the crime. The utilization of all such techniques will be employed for the same purpose, to discover the truth and to prosecute those who violate the law. Some and more common techniques of investigation क्या है उसमें जी? investigative assistance सबसे पहले आ गई। Due to the nature of technology, particularly in crimes committed on the internet, criminal behavior occurs across jurisdictional boundaries। ठीक है, कि आपकी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए कि आप डिफरेंट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही उनके साथ आपका एक म्यूचुअल बॉन्ड हो, एक लाइजॉन होना चाहिए कि जिनसे आप असिस्टेंस ले सकते। बहुत सारे क्रिमिनल बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसनेशनल लेवल पे या उनकी कोई जुरिस्डिक्शन या बाउंड्री नहीं होती, तो उसके लिए रिक्वायर्ड ये होता है कि आप कोलैबोरेट करें विद अदर फेडरल एजेंसीज लाइक फेडरल, लोकल, स्टेट। ठीक है,
जैसा FIA का ANF के साथ, ANF का CTD के साथ, CTD का लोकल पुलिस के साथ, इनका आपस में जब तक लाइजॉन स्ट्रांग नहीं होगा तो ये इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ जाती है सर्वेलेंस। दिस टेक्निक इज यूज्ड एम्प्लॉयड वेयर फोटोग्राफिक एविडेंस में ग्रेटली असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस where there is information of some wrongdoing. It may be verified through planting a person, audio video recording, photographs, which may be used both for confirmation as well as evidence latest at the later stage. Drug selling pictures associates or organized crime, ठीक है। अब बहुत सारे जो स्पेशल लॉज हैं उसके अंदर इस चीज को एक्सेप्ट भी किया जाता है कि आप जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन, उनको नाम दिया जाता है कंट्रोल्ड ऑपरेशन या कंट्रोल्ड डिलीवरी, उसमें क्या करते हैं कि आप जो है वो एक ड्रग्स की लेट्स सपोज डिलीवरी है, उसको होने देते हैं, उसको रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं करते, जस्ट टू फाइंड आउट कि अल्टीमेटली वेयर इट इज गोइंग टू लैंड, सो दैट यू कैन एप्रीहेंड दैट पर्सन or discover the whole network which is involved in the in an organized crime, ठीक है। So this is also part of the game now. Wiretaps is also some sort of related to surveillance. उसमें क्या करते हैं आप, communications जो हैं वो उनकी सुनते हैं, लेकिन if it is not authorized by the court तो फिर जाहिर सी बात है उसकी वो against the right to privacy होता है और फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। It can be used by under legal limitations, ठीक है, only used with the approval of court and in circumstances where their use outweigh their potentially invading the privacy. Search warrants लिए जा सकते हैं if you are suspecting that any incriminating material or any evidence relating to crime is available in a particular building or is with a person's, ठीक है, किसी बंदे के पास पोजेशन में भी हो सकता है, so you can easily obtain their search warrants और उसके घर जाके उस बिल्डिंग को, उस बंदे को आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन you should have some probable cause, ठीक है, probable cause to believe that the evidence of a crime or a suspect may be found at a particular location where legitimate expectation of privacy exists. वैसे तो आप किसी के घर में अगर एंटर होंगे तो that will be termed as criminal trespass, ठीक है, which is not authorized or which is a crime under the law। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन सर्टन सर्कमस्टांसेस विद वारंट और सर्टन सर्कमस्टांस में विदाउट वारंट भी क्या कर सकती हैं, ब्रेक इन कर सकती हैं। इंटरव्यूज आपकी एक टेक्निक का पार्ट होते हैं कि यू इंटरव्यू डिफरेंट पीपल हु नो थिंग्स अबाउट द क्राइम कमिट, और बहुत सारे लोग उसमें विटनेसेस होंगे, बहुत सारे उसमें खुद सस्पेक्ट होंगे आप, that you are suspicious of their conduct, लेकिन you don't have sufficient evidence to point finger at them, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। हम आगे जाके इसको डिटेल में भी देखेंगे कि हाउ इंटरव्यूई जो है आपका या विटनेस जो है वो कैसे सस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। The information can be collected through interviews. While conducting interviews, it is important to determine victim, suspect and witnesses स्किल लेवल एज इट रिलेट्स टू टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, उनका जो स्किल लेवल है कि टेक्नोलॉजी को वो कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस चीज़ को भी डिटर्मिन किया जाएगा। सर पाकिस्तान में ये सब इतना प्रॉपरली होता है, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन पाकिस्तान जी। ओनली यू कैन से FIA इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स। मॉडर्न लैब्स वगैरह वाले फोरेंसिक एविडेंस तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो भी बाकी लोकल पुलिस भी, लेकिन वही हमारा तो वही टेक्निक होती है मारने वाली, उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं, ठीक है, और या लोकेशन किसी का पता लग जाएगा, कहीं किसी घर पे छापा वगैरह मार लेते हैं। तो सर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ये चैलेंजेस हम फिर क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं, जैसे अब इन्वेस्टिगेशन थी तो फिर हम अगर आगे मेंशन कर देंगे चैलेंजेस इन पाकिस्तान। जी जी आप जरूर मेंशन करेंगे। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स ना, लोग कहते हैं कि टॉर्चर होता है, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आप इसमें जो है वो कोट कर सकते हैं, आप वैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें कोट कर सकते हैं, कोई एग्जांपल्स डाल सकते हैं, जैसा मैं आपको दे रहा हूँ ना कि रीसेंट एग्जांपल के इस्लामाबाद के अंदर का ये केस है कि एक बंदा नौमान नामी वो लड़का है, हु वाज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मल्टीपल रॉबरीज एंड डकैटीज, ठीक है, तो उनको क्या किया है कि उन्होंने इस्लामाबाद में उन्होंने थाना सुंबल की जुरिसडिक्शन में उन्होंने अरेस्ट किया, उसको पकड़ के उसको टॉर्चर किया,
he was shifted to hospital in a very critical condition and later on he passed away. तो उस बेसिस के ऊपर वो जो एसएचओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, या जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ 302 मर्डर का उन्होंने और टॉर्चर का केस रजिस्टर किया है, and now it is being investigated by the FIA. This is a real life case and this is reported widely in the media. So you can quote these cases as challenges, ठीक है, examples के तौर पे। ओके सर, थैंक यू। Crime scene and location search, ठीक है, whether responding to a crime scene and preparing to execute a search warrant, a consideration in the search process is identifying the possible locations of information with investigative value. सबसे पहले अगर आपने कोई जगह सर्च करनी है तो हमने जैसा क्राइम सीन के रिलेटेड कहा था ना कि आप पहले प्लानिंग करेंगे, तो इस तरह से ये भी आपने जब सर्च करनी है कोई लोकेशन और भी क्राइम सीन के अलावा, तो आप वो प्लानिंग करेंगे और आप एक जो प्राइमरी व्यू ले रहे हैं उसका, उसमें ये चीज देखेंगे कि कौन सी पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे हमें मोस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और इन्फॉर्मेशन और एविडेंस ज्यादा से ज्यादा मिले। Information may be found in various locations or may be associated with various devices, ठीक है, लोकेशन पे भी हो सकती है, किसी डिवाइस में भी हो सकती है। फिर टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आपका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का पर्पज यही नहीं है कि अक्यूज सेंट्रिक नहीं है कि आपने अक्यूज को बस पकड़ लेना है और उसको मार के उसी से सब कुछ पूछना है, ठीक है। देयर आर मेनी एरियाज विच यू कैन एक्सप्लोर टू गेट द इंफॉर्मेशन or which is valid information which is acceptable in court of law for the purpose of conviction, ठीक। तो पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड है अगर उसकी हद तक कि जी उसने कोई कंपनी रजिस्टर की हुई है अपने नाम पे, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उनकी बैंक हिस्ट्री है, उसकी जो है ना प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या इंटरनेट पे उसकी जो है सर्चेज हैं, उसने इंटरनेट को कितनी दफ़ा एक्सेस किया है, किस किस लोकेशन से एक्सेस किया है। All these information may be available to or the investigation agencies, और वो इसको वो इनको यूज भी कर सकती हैं in the evidence, ठीक है। commercially available databases और personal corporate records, बहुत सारे तो एक्यूज ऐसे होते हैं ना, उन्होंने उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने पूरी हिस्ट्री दी होती है कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने इधर से पढ़ा, मैंने ये किया, मेरा इतना अचीवमेंट्स हैं, ये वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। फिर लीगल प्रोसेस इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कहीं पे आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जैसा आपने कोई बैंक रिकॉर्ड समन करना है, तो ऐसे नहीं है कि आप बैंक वालों के पास जाएंगे और जाके कहेंगे मुझे इसका ये बैंक डिटेल निकाल दो, तो वो कहेंगे सर हम आपके इंतज़ार में बैठे हुए। तो आपने पूरी प्रॉपर कोर्ट से परमिशन मिलेगी आपको, और फिर उस परमिशन के बाद जो है आप उससे वो डेटा आप कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सम लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड यू हैव टू फॉलो दोज लीगल रिक्वायरमेंट्स। और अच्छा, अगर आप वो एविडेंस कलेक्ट कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी आपने इन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, कि मतलब आपने उस लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट विल हैव नो वैल्यू बिकॉज इट इज़ नॉट लेजिटिमेट इन नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद जी इंक्रिप्शन आ जाती है। केसेस जी आप न्यूज़ पढ़ा करें, न्यूज़ में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में सर्च कर लिया करें, जो हाईलाइटेड केसेस हैं उन्हीं पे फोकस करें, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी ज़्यादातर उन्हीं हाईलाइटेड केसेस का ही पता होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। अच्छा जी, इंक्रिप्शन मे बी यूज टू प्रोटेक्ट, ठीक है। इंक्रिप्शन क्या होती है, बेसिकली पासवर्ड जो आप लगा देते हैं तो वो प्रोटेक्टेड जो हो जाता है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जो आपका डेटा होता है उसको इनक्रिप्टेड डेटा या इंक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशंस भी आपकी इनक्रिप्टेड हो सकती हैं, जैसा आपने व्हाट्सएप पे देखा है कि वो कहते हैं बार बार के दी कम्युनिकेशन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रू एज वेल कि बहुत सारी जो लीगल आपकी जो एजेंसीज होती हैं वो व्हाट्सएप का डेटा नहीं निकाल सकती, लेकिन देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स विच आर नॉट लेजिटिमेट वंस, आप कह सकते हैं कि जो उस तरह से हमारी कोर्ट्स उनको रिकग्नाइज अभी तक नहीं करती, वहाँ से डेटा फिर भी स्टिल एक्सेस किया जा सकता है, या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या आपके मोबाइल फ़ोन्स को ब्रेक इन किया जा सकता है। जैसा पेगासस इज़ अ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि पेगासस क्या करता है कि आपका वो मोबाइल का ही पूरा एक मिरर इमेज टाइप बना देता है और उससे आपकी सारी जो है वो कम्युनिकेशन जो होती हैं उससे वो एक्सेस की जा सकती हैं, बट इट इज़ नॉट अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर विच इज़ रिकग्नाइज्ड इन दी कोर्ट ऑफ लॉ।
The best methods of obtaining passwords to decrypt this data are interviews and crime scene searches. ठीक है, बहुत सारे पासवर्ड्स तो आपको जब आप इंटरव्यू करते हैं, आप सस्पेक्ट से पूछ रहे हैं इफ ही इज नॉट गिल्टी, तो वो आपको पासवर्ड बता देगा, ठीक है, और वो आप उसको खोल के देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में वो आपको पासवर्ड नहीं देगा। बहुत सारे पासवर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसा फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाले मैटर्स होते हैं ना, तो उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए होते हैं। अब हर इंसान के लिए, आपको भी पता है कि आपके जितने ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा दफ़ा अपने पासवर्ड्स भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको याद करने के लिए बहुत सारे जो अक्यूज सस्पेक्ट्स होते हैं, उन्होंने अपने घर की कुछ लोकेशंस के अंदर, कोई डायरी के अंदर, कोई उन्होंने अपना जो लैपटॉप का जो है बैग है उसके अंदर, या लैपटॉप का जो वो या कंप्यूटर टेबल है उसके नीचे या ऊपर किसी साइड पे जो है ना, उन्होंने वो पासवर्ड्स लिख के रखे होते हैं अपने पास। तो बहुत सारे आपको क्राइम सीन सर्चेस से भी जो है वो पासवर्ड्स या इंक्रिप्शन पासवर्ड जो है वो मिल जाते हैं। तो दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। आपने क्राइम सीन अच्छे से देखा नहीं है, बस अक्यूज को उठा के ले गए और वहीं से ही सब कुछ आपने पूछना है, ठीक है। तो दीज आर वेरी ऑब्सोलीट टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन पाकिस्तान, ठीक है जी सर। जब वो नहीं देते होंगे इनडायरेक्टली दे आर प्रूविंग दैट indirectly you can draw, the investigation officer at least can draw the inference that he is guilty, but this is not a solid proof। तो मेरी ओपिनियन तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोर्ट्स तो खैर इस चीज़ को मानती ही नहीं है कि कोर्ट्स तो ये इन्फ्रेंस कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे कि अगर उसने पासवर्ड नहीं दिया तो वो कहते हैं कि इट इज़ देयर राइट ऑफ प्राइवेसी के वो नहीं दे रहे, ठीक है। वो नहीं देना चाहते तो नहीं देना चाहते, इट इज़ अपॉन देम। आप और तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, और प्रोसिक्यूशन ने अपने बल पे केस इस्टेब्लिश करना है, ना कि उनकी गलतियां निकाल के कि जी ये देखिए इसका तो बिहेवियर ऐसा नहीं है, इसने तो हमें यहाँ से हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया, इसने ये नहीं कॉपरेट किया, ठीक है। ओनली इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंसेस नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड। अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस। डिजिटल एविडेंस आपको बहुत सारी जगह से मिल सकता है, कि आपको सीसीटीवी फुटेजेस मिल सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं। Almost any activity performed on a device where inadvertently or intentional, for example, powering up and shutting down magnetic field light, can alter or destroy potential digital evidence, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है ना, वो जो मैंने आपको बताया था कि वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, उसको छेड़ेगा नहीं। वो छेड़ना इसलिए भी नहीं होता क्योंकि अगर वो डेटा हो सकता है, जैसा आप बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि आप पूरा कोई डिस्क्रिप्शन लिख के रख रहे होते हैं, लेकिन वेन एवर यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर तो वो दैट्स ऑल गॉन, ठीक है। या कोई अकाउंट उसने लॉग इन किया और कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा तो वो लॉग इन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसको आप जिस कंडीशन में है उसी तरह से प्रोटेक्ट कर लें, ना उसको पावर ऑन करें अगर वो ऑफ है, अगर वो ऑन है तो उसको शट डाउन ना करें। इस तरह से उसके अंदर कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। Due to these factors, steps should be taken in a timely manner to preserve data. Special precautions should be taken when documenting, collecting, preserving, and examining digital evidence. Electronic communications बहुत ज़्यादा important हो सकती हैं, आपके text messages, emails, pictures, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा relevant data जो है may be available from the internet service provider, ठीक है। आपका जो नेटवर्क का जो डाटा होता है एटलीस्ट वो आपको मैसेजेस का रिकॉर्ड दे ही सकता है, ठीक है। और FIA तो इवन आप व्हाट्सएप को भी रिक्वेस्ट कर देती है कि इसका जो व्हाट्सएप का डाटा है वो भी आप दे दें। तो बहुत सारे केसेस में वो डेटा दे भी देते हैं, वो बस उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर इट इज़ कोई ये पॉलिटिकल केस में तो नहीं मांग रहे, ये किसी ब्लास्फेमी रिलेटेड केस में तो नहीं मांग रहे। वो उनको उनकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें वो फैसिलिटेट नहीं करते, जिसमें वो कंसीडर करते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, तो इसलिए वो उसमें नहीं करते। बाकी अदर केसेस के अंदर अगर कोई हेनस ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं तो उसमें आपको वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। दीज कम्युनिकेशंस में इन्वॉल्व टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो, वीडियो ट्रांसफर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर वेबसाइट रिकॉर्ड्स, कि किसी बंदे ने किसी वेबसाइट को कितना ज़्यादा एक्सेस किया। ऑफन ट्रैक द इंटरनेट, IP एड्रेसेस और टाइम और डेट और मिल जाती है, ठीक है। IP एड्रेस से देखें आपकी लोकेशन भी मिल सकती है कि आपने किस जगह से वो ऑपरेट, ठीक है, और टाइम मिल सकती है, डेट मिल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। इन्वेस्टिगेटर शुड रिक्वेस्ट दीज रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व्ड और ऑब्टेन्ड दीज रिकॉर्ड इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। एक तो सबसे पहले वो
हमेशा जो भी डेटा होता है वो कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता होता, उसके अंदर भी कोई टाइमलाइन होती है। जैसा सेफ सिटी की मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेफ सिटी में कैमराज में अगर कोई वीडियो जो है वो कैप्चर हो रही है तो इट इज सेड कि वो 30 डेज तक रहती है, ठीक है। अगर आप उसको प्रिजर्व करवा लें, आईओ रिक्वेस्ट करेगा कि जी ये वाली मुझे डेटा चाहिए, तो वो उसको प्रिजर्व कर लेंगे, फिर वो जब तक रिक्वायर्ड केस चलता रहेगा वो प्रिजर्व रहेगी, सेव्ड रहेगी उनके पास। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा और वो सेव नहीं करवाएगा उसको, तो फिर क्या होगा कि वो 30 डेज के बाद वैनिश, आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। पब्लिक टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है जी, ये भी टेलीफोन्स और आपने किससे कॉल की है, किससे बात की है, किस लोकेशन से, आपने कोई पीसीओज होते थे पहले ज़माने में, आप उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि जी किस कौन बंदा कहाँ से एक्सरसाइज कर रहा है वो चीज़। पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक वायरलेस फोन्स, पेजर्स होते थे, ठीक है, पेजर्स से आपको इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, फोन लिस्ट, ईमेल एड्रेसेस, मैसेज, कंटेंट, ये सारा चीज़ें मिल सकती हैं। आंसरिंग मशीन्स में बहुत सारी वॉइस मेल्स हो सकती हैं जो कि रेलिवेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी कम है, लेकिन ये कहाँ जहाँ पे अवेलेबल होगा तो वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। फिर वीडियो सर्वेलेंस वाली बात है, वो सीसीटीवी कैमराज और वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। सिक्योरिटी सिस्टम्स जो आपके लगे होते हैं उसके थ्रू भी आप ये, इट इज़ पार्ट ऑफ द टेक्निक। कंसेंशुअल मॉनिटरिंग, ठीक है, कंसेंशुअल मॉनिटरिंग इज द मॉनिटरिंग ऑफ वायर, oral or electronic communication with the knowledge and consent of at least one of the involved, ठीक है। कि कंसेंशुअल मॉनिटरिंग क्या होती है कि एक पार्टी जो कम्युनिकेशन कर रही है वो कंसेंट दे देती है और दूसरी पार्टी कंसेंट नहीं देती, जिसकी बेसिकली आप कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, कंसेंशुअल मॉनिटरिंग। लेकिन ये हर जगह पे लेजिटिमेट नहीं कंसीडर की जाती। सम स्टेट्स हाउएवर आर मोर रिस्ट्रिक्टिव इन दैट दे रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इन द कम्युनिटी। वो ये रिक्वायर करते हैं कि जितनी भी लोग बात कर रहे हैं उन सब की कंसेंट जब तक नहीं होगी तो इट इज द वायलेशन ऑफ देयर राइट टू प्राइवेसी। Intercepts that may be considered consensual monitoring in some states may require legal process elsewhere. Consult with a prosecutor in the relevant jurisdiction for guidance, ठीक है। कि क्या होता है कि हर jurisdiction में विद परमिशन जो है आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। जिस तरह जो पाकिस्तान है उसमें भी है इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल एक्ट, ठीक है जी। इट इज़, आई गेस सो, इट इज़ ऑफ 2013। उसके मुताबिक अगर आपने इस तरह की सर्वेलेंस करनी है तो आपको हाई कोर्ट के लेवल पे जज की परमिशन उसमें चाहिए होती है, और वो जब परमिशन दे देता है उसमें भी आप, जाहिर सी बात है, वो परमिशन आपको ऐसे तो नहीं देगा, आप ग्राउंड सेट आउट करेंगे, हमारे पास ये एविडेंस अवेलेबल है, उसकी बेसिस पे वो अलाउ करेगा, और फिर आप किसी बंदे की सर्वेलेंस कर सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन टैप कर सकते हैं, उनकी कॉल्स टैप कर सकते हैं। Tracking system provide law enforcement the ability to track the movement and identify the location of the person, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि जीपीएस ट्रैकिंग हो सकती है, जीपीएस के थ्रू आप लोकेशंस किसी की देख रहे हैं कि कोई बंदा कहाँ ट्रैवल कर रहा है। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जीपीएस सिस्टम लगा होता है, मोबाइल फोन्स के अंदर जीपीएस सिस्टम होता है, उससे ट्रैक कर सकते हैं कि इस वक्त बंदा कहाँ पे है। लेकिन इट डिपेंड्स कि वेदर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज एक्सेस टू इट और नॉट। क्रेडिट कार्ड्स और मेंबरशिप कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से आप देख सकते हैं कि एक बंदा क्रेडिट कार्ड इस टाइम पे कहाँ पे यूज़ कर रहा है, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, किस होटल में है, किस एयरलाइन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे जी, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सनस, ठीक है। लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे विटनेसेस होते हैं, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ विक्टिम्स होते हैं ऑफ क्राइम, who know a lot about the occurrence, ठीक है, who might have seen the actual occurrence or who are part of the crime at that time। तो वो उनके पास जो information है that is privy to them, और हो सकता है कोई और वो बंदा ना जानता उसके बारे में। तो आपने उनसे information निकलवानी है, तो उस निकलवाने की टेक्निक को इलिसिटेशन कहा जाता है। Elicitation is a technique used to discreetly gather information, ठीक है। अब discreetly कैसे आप गैदर करेंगे कि without telling him or her कि आप ये जो information निकलवाना चाह रहे हैं ये किस लिए। आप अपनी लाइफ्स में भी बहुत ज़्यादा इस तरह का काम करते हैं
कि आप किसी के बंदे के साथ कन्वर्सेशन जस्ट स्टार्ट करते हैं कि जस्ट टू नो अबाउट देयर आइडियोलॉजीज, जस्ट टू नो अबाउट कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, एंड यू डोंट टेल देम कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है, या पूछ रही हूँ। और आप अपने क्वेश्चंस को या कॉन्वर्सेशन भी इतनी डिस्क्रीट रखते हैं, इतनी सीक्रेटिव रखते हैं, या इतनी जनरल रखने की कोशिश करते हैं कि उसको समझ भी ना लगे कि मैं एक्चुअली क्या पूछना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। Collect information that is not readily available. Do so without raising suspicion that specific facts are being sought. कि आपने उसको अब सस्पिशन नहीं रेज होने देनी कि क्यों इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा रही है। इट इज यूजुअली नॉन थ्रेटनिंग, इजी टू डिस्गाइज, डिनाइबल एंड इफेक्टिव, ठीक है। इसमें आप कोई थ्रेट्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई ओवर अटैक नहीं करेंगे उसके अंदर। तो इससे जो ये इनिशियल टेक्निक्स में शामिल होगा कि जब आप इंटरव्यू करेंगे विटनेसेस को या पर्सन्स को, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है, आप कैजुअल मैनर में उनसे वो चीज़ पूछेंगे। The conversation can be in person, over the phone, or in writing. Conducted by a skilled collector, elicitation will appear to be normal and social or professional conversation. जब एक स्किल्ड बंदा जो है वो उसको करेगा, ऐसे ही लगेगा जैसा वो कोई आम कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल निकलवा लेगा। A person may never realize she was target of elicitation and she provided meaningful information. The strategic use of conversation for extract information from people without giving them the feeling that they are being interrogated. Elicitation attempts can be simple and sometimes are obvious. If they are obvious, it is easier to detect and deflect. ठीक है, बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी उस चीज़ को डिटेक्ट कर जाए अगला बंदा और आपको उस चीज़ का आंसर ना दे. It is not always that you are successful in it. On the other hand, elicitation may be imaginative, persistent, involve extensive planning and may employ a co-conspirator. ठीक है, बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे आप जो है वो बड़ी प्लान्ड और बड़ी परसिस्टेंट किस्म की भी हो सकती है. और एलिसिटेशन तो इस तरह की भी हो सकती है ना कि मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के जो सीक्रेट्स है वो पूछना चाह रही है, तो उसके एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी दोस्ती और किसी एक एम्प्लॉय की दोस्ती हो गई है और वो फिर उससे पूछे जा रहे हैं, वो आपको उसको डेली बता रहा है कि हमारी कंपनी में ये मसला चल रहा है, उसमें ये मसला चल रहा है. तो उससे क्या हो रहा है, आप इंफॉर्मेशन गैदर. Elicitors may use a cover story to account for the conversation and topic and why they ask certain questions. Elicitors may collect information about you or your colleagues that could facilitate future targeting attempts. ठीक है कि अब आपसे उसने आधी सी इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन उसको पता है कि इससे ज़्यादा जो चीज़ है ना वो पर्सन ए बता सकता है, तो वो अब आपसे उसका नाम पूछ लेगा या उसकी डिटेल पूछ लेगा कि वो कहाँ पे होता है, वो क्या काम करता है. तो आप फिर उस बंदे को जाके टारगेट करेंगे और उससे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की. Elicitation can occur anywhere, at social gatherings, at conferences, over the phone, on the street, internet, at home. Elicitation techniques में ना ये कुछ चीज़ें शामिल हैं जिसमें हम जब वो elicitation कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ें करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन गैदर हो सके. First is assumed knowledge. Pretend to have knowledge and associations in common with the person. कि आप ये प्रिटेंड करते हैं कि आपके और उसका जो आपके पास जो मैं कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ उसकी नॉलेज पहले से है कि यस मुझे तो इसके बारे में पहले से ही पता, ताकि आप जो है ना कि बहुत इश्यूज चल रहे हैं और आप बताएं क्या है. तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा जो है अपने वो दिल की बात आपको सारी बताने की कोशिश करता है और म्यूचुअल इंटरेस्ट आप शो करते हैं. अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर नेटवर्क गाइज आई यूज टू वर्क विद, ठीक है, कि जिनके साथ मैं काम करता था उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह ऐसा होता है, तो क्या वाकई इस तरह से है, तो उन्होंने कहा हाँ इस तरह से ही होता है और ये सारी डिटेल वो आपको बता रहे. ठीक, तो दिस इज पार्ट ऑफ अज्यूम नॉलेज. फिर देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड ब्रैकेटिंग. ठीक है, ब्रैकेटिंग में क्या करते हैं आप कि प्रोवाइड अ हाई एंड लो एस्टिमेट्स इन ऑर्डर टू एंटाइस अ मोर स्पेसिफिक नंबर. ठीक है, कि अगर वो कहता है कि जी वो कितने उसने ये ऑपरेशंस कंडक्ट किए होंगे, तो वो कहता है कि वो एग्जैक्टली नहीं पता, तो आप कहते हैं कि 5-10 किए होंगे. ठीक है, नहीं नहीं इससे तो ज़्यादा किए होंगे. ठीक, तो वो फिर क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर जानने के लिए
आप एक हाई एस्टिमेट और एक लो एस्टिमेट का एस्टिमेशन देते हैं, और फिर उसके बाद उससे वो प्रोबेबल नंबर या वो चीज निकलवाना चाहते हैं। अज्यूम द रेट्स विल गो अप सून, I'd guess $5-15, रिस्पॉन्स प्रोबेबली अराउंड $7। ठीक है, कि आपने एक 5 की कैप लगाई, एक $15 की कैप लगाई कि गोल्ड की प्राइसेस रेज होने वाली हैं, स्टॉक्स की प्राइसेस रेज होने वाली हैं, तो वो कहता है, आपको एग्जैक्ट बताता है कि कितनी प्राइस रेज होने वाली। कैन यू टॉप दिस? ठीक है, एक टेक्निक ये भी होती है, टेल एन एक्सट्रीम स्टोरी इन होप्स दैट अ पर्सन विल वांट टू टॉप इट। हमारे अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है कि हम कहते हैं कि जी मैं जो एक चीज तुम कहोगे कि मैं गाड़ी पे आया हूँ, तो मैं कहूँगी जी मैं तो जहाज पे आया हूँ। ठीक है, तो उस चीज के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। तो आप उसको एक एक्सट्रीम स्टोरी बताने की कोशिश करें इन ऑर्डर टू कि वो भी कहे कि नहीं नहीं ये तो कोई चीज ही नहीं है, हमने तो ये भी किया हुआ है, और हमने तो पहले जो एक बंदे का मर्डर किया हुआ है, आपने रॉबरी किया, आप ड्रग्स करते रहे, हम तो फलां फलां जो है ड्रग्स ट्रेड में भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। फिर इसी तरह से कॉन्फिडेंशियल बेट। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल बेट क्या होती है कि प्रिटेंड टू डाइवर्ज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन होप्स ऑफ रिसीविंग कॉन्फिडेंशियल। आप बेट एक डालेंगे, आप एक जो है ना जाल फेंक रहे हैं। जाल कैसे फेंक रहे हैं कि आप उसको ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मैं आपको बड़ी अंदर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो बंदा हो सकता है आपको भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ फेवर वो बता देगा। जैसे क्या कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी ऑफ द रिकॉर्ड, कि आप कोई चीज उसको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, तो वो कहता है कि जी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से फिर क्रिटिसाइज करेंगे, आप किसी को प्रोवोक करेंगे कि उससे क्या होगा, वो बंदा वो उसके डिफेंस के अंदर वो बताने लग जाएगा कि जी ये कंपनी तो काम ही नहीं कर रही जी, इसने ये फ्लॉप हो गया, ये फ्लॉप हो गया, ये फ्लॉप हो गया। तो उसके डिफेंस के अंदर वो कहेंगे नहीं नहीं हमने अब जो ये हमारे फ्लॉज थे, इसको काउंटर करने के लिए हमने ये मैकेनिज्म बनाया, इसमें हमने ये वाले इंजीनियर्स हायर कर लिए हैं, हमने ये कर लिया। उससे क्या है कि वो सारा अपना फ्यूचर जो प्रोसेस है वो सारा बता रहा है आपको। दिस इज पार्ट ऑफ एलिसिटेशन टेक्निक। और फिर इसी तरह से कि डेलिबरेट फॉल्स स्टेट। ठीक है, आप जानबूझ के कोई झूठी या गलत स्टेटमेंट बोलेंगे ताकि वो बंदा उसको दुरुस्त करे और आपको पता लग जाए कि क्या ये बात सच है कि नहीं। ठीक है, से समथिंग रॉन्ग इन होप्स दैट द पर्सन विल करेक्ट योर स्टेटमेंट विद ट्रू इन्फॉर्मेशन। एवरीबडी नोज दैट द प्रोसेस वॉन्ट वर्क, इट्स जस्ट अ ड्रीम प्रोजेक्ट एंड विल नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड। ठीक, अब आपने एक बात कर दी है तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आई हैव सीन एक्सपेरिमेंट्स, आई हैव सीन एविडेंसेस दैट इट इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, और उसके अंदर उसकी डिटेल आप बता दें। ठीक? और वाकई ये प्रोजेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो भी आपको बता देगा। लेकिन इट इज के आप उस रेलेवेंट पर्सन को टारगेट करें। फेन्ड इग्नोरेंस। ठीक है, फेन का मतलब होता है कि आप जस्ट टू शो कि जी ये इस तरह से है, लेकिन वो एक्चुअली उस तरह से ना हो कोई चीज ना। फेन का मतलब होता है कि जस्ट आप अपेरेंटली कोई चीज शो करें। तो आप शो क्या कर रहे हैं कि आप इग्नोरेंस शो कर रहे हैं, कि pretend to be ignorant of the topic in order to exploit the person's tendency to educate। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नेचर के कि वो आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी इग्नोरेंस शो कर रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो डीपर इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करें। फिर फ्लैटरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, कि आप किसी बंदे को बहुत ज्यादा फ्लैटर कर रहे हैं। ठीक है, आई बेट यू वर द की पर्सन इन डिजाइनिंग द न्यू प्रोडक्ट। ठीक, तो वो आपको बता रहा है कि यस आई वॉज, मैंने ये किया, हमारी कंपनी ने ये किया, उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया मेरी एफर्ट्स हो रही हो। तो दीज फिर उसके बाद गुड लिसनर आप प्ले करें, कि आप जो है वो ज्यादा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जाहिर सी बात है यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप जो है उसको काउंटर नहीं करेंगे, जस्ट सुनेंगे, और बाय लिसनिंग पेशेंटली एंड वैलिडेटिंग द पर्सनस फीलिंग, उसको वैलिडेट भी करेंगे, काउंटर भी नहीं करेंगे कि तुम गलत कह रहे हो, नहीं तुम कहोगे कि यार अब सही कह रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, ये है वो है, तो उससे इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है। द लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, फिर लीडिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो येस एंड नो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा दफा आपने भी देखा होगा कि आप अपने आर्ग्यूमेंटेशन या डिस्कशन डिबेट जब आपकी होती है, तो आप अगले बंदे से जो है ना पूछ रहे होते हैं कि ये बताओ ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो वो बता देता है कि जी यस इट इज ट्रू, इट इज नॉट। ठीक है,
उससे आप क्या करते हैं, अपना हाइपोथेसिस जो है उसके ऊपर एविडेंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। फिर मैक्रो टू माइक्रो, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन ऑन द मैक्रो लेवल, और फिर माइक्रो डिटेल्स में चले जाते हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट की उससे बातें करने लगते हैं, ठीक है। और जो है ना, योर ब्रदर सर्व्ड इन इराक, ठीक है, सो डिड माइन, विच यूनिट वाज योर ब्रदर। उस बेसिस पे क्या होता है कि वो आपसे म्यूचुअल इंटरेस्ट कंसिडर करते हुए उसको जो है इंफॉर्मेशन दे देता है। बस ये लिस्टेशन कंप्लीट करके तो फिर उसके बाद नमाज ब्रेक कर। ऑब्लीक रेफरेंस, ठीक है, आप कंप्लीट, ऑब्लीक का मतलब होता है थोड़ा सा, स्लाइट सा, आप उसको रेफरेंस देते हैं किसी चीज का और वो उससे डिटेल निकलवाने की कोशिश करते हैं। डिस्कस वन टॉपिक दैट मे प्रोवाइड इंसाइट इनटू डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। एक टॉपिक डिस्कस करते हुए दूसरे टॉपिक का हल्का सा ऑब्लीक सा रेफरेंस दे दिया और उस पर डिस्कशन शुरू होगी। ऑपोजिशन और फेंड इनक्रेडिबिलिटी, इंडिकेट डिसबिलीव एंड ऑपोजिशन इन ऑर्डर टू प्रॉम्प्ट द पर्सन, ठीक है, कि आप डिसबिलीव शो कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं कि मैं इस चीज पे नहीं मानता, और वो बंदा उसकी डिफेंस में या आपको कन्विंस करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं कि आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि वो गुस्से में आके अपनी जो है वो सैनिटी जो है वो छोड़ दे, और उस गुस्से की हालत में, उस प्रोवोकेशन की में क्या करेगा कि वो रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोल देगा जिससे आपको उसका माइंड का पता लग जाएगा, आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उससे मिल जाएगी। अभी जी नमाज ब्रेक कर लें 5 मिनट्स की। वी विल गैदर अगेन एट 7:39।
चलें जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। जी, इंटेरोगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो रिपीट हुआ है, इंटेरोगेशन भी, वो टेक्निक्स जो हैं। अच्छा, आप लोग जो, अब ये टॉपिक है कि इंटरव्यू एंड इंटेरोगेशन टेक्निक्स, ठीक है? तो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड एन इंटेरोगेशन? कोई गेस कर सर लें। मतलब किसी किसी केस के बारे में ना किसी से पूछना, उनसे सवाल करना। इंटरव्यू और इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन में फ़र्क क्या है? इंटरव्यू में क्या आपको क्या लगता है क्या होगा, और इंटेरोगेशन में क्या होगा? सर कैन आई? जी जी। सर इंटेरोगेशन एक फॉर्मल प्रोसेस होगा जिसमें हम कन्फेशन ले रहे हैं या डिटेल्स ले रहे हैं अबाउट अ क्राइम ना, और ये सस्पेक्ट करेगा मतलब कि क्राइम इन्वॉल्व इसमें है या नहीं है, और ये जो है एक्यूज होगा और कॉन्फ्रंटेशनल होगा। और जबकि हमारे पास जो इंटरव्यू है तो वो उसको हम जस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, फैक्ट्स को। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये और कोई आंसर करना चाहता है? अच्छा सर जी। इंटरव्यू एक सर फॉर्मल इवेंट है इंटरव्यू वो। में भी प्रोफेशनल और एकेडमिक पर्पसेस के लिए हो, और इंटेरोगेशन जो होती है वो सर सस्पेक्ट से की जाती है जब उसको बुलाया जाता है और इंटेरोगेट किया जाता है, ताकि सर वो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक हो गई। और कोई? सर जो इंटरव्यू है ना वो एक फॉर्मल इवेंट है, और जो इंटेरोगेशन है वो इनफॉर्मल है, मतलब हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं ना। फिर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जो इंटरव्यू है ना वो तो हम जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास इंटेरोगेशन आएगा ना तो उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेलेवेंट हैं। जस्ट थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर लें अपने माइंड में कि जब क्रिमिनोलॉजी में ये क्वेश्चन आएगा तो इट वोंट रिलेट टू एनी अदर जो आपके एकेडमिक या दूसरे इंटरव्यूज होते हैं। वो जनरल टर्म में तो ऑब्वियसली इंटरव्यू वो हो सकता है, लेकिन बेसिकली फ़र्क ये है कि जो इंटरव्यू है वो एक तो ये होता है कि वो नॉन कन्फ्रंटेशनल होता है। कन्फर्म नॉन कन्फ्रंटेशनल का ये मतलब होता है कि आप ना जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, बड़ा वो लाइट सा होता है, और उसके अंदर कोई आप प्रोवोक नहीं करते उसको, और कोई कन्फ्रंट नहीं करते कि और कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज इंटरव्यू किसका हो सकता है? इंटरव्यू कैन बी ऑफ अ विटनेस, इंटरव्यू कैन बी ऑफ अ विक्टिम, इंटरव्यू कैन बी ऑफ अ सस्पेक्ट। इन सब का इंटरव्यू हो सकता है। आपको अभी तक तो पता ही नहीं है कि ये बंदा जो है, ये जो विक्टिम प्ले कर रहा है, वेदर ही और शी इज द सस्पेक्ट और नॉट, ठीक है? और कोई विटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि शायद ये तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस के अंदर है कि इसने इस तरह की चीज़ विटनेस की है। लेकिन एक्चुअली बाद में शायद रियलाइज हो कि ही इज़ द मेन सस्पेक्ट ऑफ दिस केस, ठीक है? तो इंटेरोगेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ सस्पेक्ट, ठीक है? वो हमेशा सस्पेक्ट जो आपकी सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाता है, जो आप जिसको एक्यूज कर लेते हैं, उसकी इंटेरोगेशन होती है, ताकि उससे इंफॉर्मेशन गैदर की जाए, उससे उसका वर्जन लिया जाए। जबकि इंटरव्यू जो होती है वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, विच इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द सस्पेक्ट बट ऑल्सो रिलेटेड टू द विक्टिम और द विटनेसेस और एनी अदर पर्सन हु हैव जस्ट some information regarding the crime committed. Investigative interviewing is an essential aspect of investigative process of patrol officers, loss prevention agents, detectives और other investigators। कि सबसे प्राइमरी जो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स का या पेट्रोल ऑफिसर्स का जो कंसर्न होता है या जो उसकी टेक्निक होती है, दैट इज इंटरव्यू। कि जब आपको वो रोड पे रोक के पूछते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, do you have your identity details with you, do you have your driving license with you? This is also part of the interview। means just सब जब सस्पेक्ट कर रहे हैं, श्योर नहीं है, इंटरव्यू लेते हैं, हमें कंफर्म हो जाता है जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपको श्योर हो जाता है कि ये बंदे मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में हैं, जब आप उसको एक्यूज कर देते हैं तो तब इंटेरोगेशन।
उससे पहले तक जब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, दैट इज एन इंटरव्यू। और अभी आगे जाके आप देखेंगे कि वो कैसे उसके अंदर फर्क आ रहा है। एन इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन इंटेंडेड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन। जो इलिसिटेशन की इतनी सारी टेक्निक्स हमने पढ़ ली ना, तो इंटरव्यू का मेन मकसद ही ये है टू इलिसिट इंफॉर्मेशन। और इन सारी टेक्निक्स इलिसिटेशन की जो हैं वो इंटरव्यू में ही इस्तेमाल होंगी, वो कभी भी इंटेरोगेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगी। क्यों? इंटेरोगेशन के अंदर तो आप फिर डायरेक्टली उसको एक्यूज कर रहे हैं। एलिसिटेशन का तो पर्पज ये है ना कि आपने कोई सस्पिशन रेज नहीं करना। तो फिर वो कब आएगी? जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं। जब इंटेरोगेशन स्टार्ट करें तब तो आपने एक्यूज कर दिया उस बंदे को, ठीक है। जब एक्यूज कर दिया तो फिर सस्पिशन रेज करने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। फिर तो आपने उसको बता दिया कि आई एम नाउ गोइंग टू इंटेरोगेट यू, ठीक है, और यू आर एक्यूज ऑफ दिस एंड वी हैव this evidence against you, what do you want to say against about it। उसका वर्जन लेना, उससे कोई और इंफॉर्मेशन मिले जिससे आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यूज आर जनरली नॉन एक्यूजेटरी, ठीक है। जनरली इंटरव्यूज के अंदर कोई एक्यूजेशन नहीं लगती, लेकिन सम इंटरव्यूज में एट अ टाइम कन्वर्ट इनटू इंटेरोगेशन। कि आप हो सकता है कि इंटरव्यू करते करते ही उसको इंटेरोगेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो वो इंटरव्यू फिर एक्यूजेटरी हो जाएगा। लेकिन इट इज़ इन अ रेयर सिनेरियो जब आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपको आ जाए उसके अंदर, ठीक है, जब आपको श्योर हो जाए कि आप यही सस्पेक्ट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर will conduct interviews with all available witnesses and potential suspects, ठीक है। और विटनेस कौन है? कि जिसने उसको विटनेस किया है। एक्यूज भी तो वहां पे मौजूद था, या कोई एक्यूज भी तो वहां पे मौजूद था, उसने भी तो विटनेस किया है। तो देयर कैन बी अ विटनेस हु कैन बी अ को एक्यूज एज वेल, ठीक है। तो पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को और विटनेसेस दोनों को आप इंटरव्यू करें। The investigator should ask open-ended questions in an attempt to elicit as much information as possible। इंटरव्यू और इंटेरोगेशन के अंदर ये भी फर्क होता है कि इंटरव्यू में आप ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं ताकि जितना वो बोलना चाहे बोले और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले। जबकि इंटेरोगेशन में आप क्लोज एंडेड और स्पेसिफिक सवाल यस और नो लीडिंग क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर, क्योंकि आप वो उसको फिर अब इसमें ज़्यादा जो है वो इंटेरोगेटर बोल रहा होता है, वो एक्यूज नहीं बोलता। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि जो आपका इंटरव्यू ही होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है। जैसा आपके जो अगर एकेडमिकली भी देखा जाए तो इंटरव्यूज में क्या होता है कि उनका सवाल छोटा सा होता है, आप 15 मिनट का उसको आंसर कर रहे हैं, 5 मिनट का कर रहे हैं, 10 मिनट का कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपको सुन रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे पॉसिबल हो वो इलिसिट करवा रहे हैं। दिस इंटरव्यू सब्जेक्ट शुड डू मोस्ट 75% ऑफ द टॉकिंग ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ठीक है। और इंटरव्यूअर जो सब्जेक्ट है ना उसका, इंटरव्यू सब्जेक्ट वो होता है जो इंटरव्यूई है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है, वो 75% टॉकिंग करेगा उसका, ठीक है। और ये रीड टेक्निक आगे आएगी भी कि उनका भी ये बेसिकली उन्होंने ये प्रपोज किया था कि ऐसे होना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, ये चीज़ों को आपने ख्याल रखना। इफ ड्यूरिंग इंटरव्यू इट इज़ फाउंड दैट द सब्जेक्ट हैज़ लाइड द इन्वेस्टिगेटर शुड जनरली नॉट कन्फ्रंट द सब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि वो जो सब्जेक्ट, वो जो पर्सन जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसने झूठ बोल दिया, आपको पता भी है कि झूठ बोल रहा है, तो इंटरव्यू में आप उसको कन्फ्रंट उस टाइम पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उसको कन्फ्रंट कर दिया तो फिर आपको वो और इन्फॉर्मेशन नहीं दे। इन मोस्ट केसेस इट इज़ द बेस्ट टू चैलेंज अ लाई ड्यूरिंग अ फॉलो अप इंटरव्यू और वंस द इंटरव्यू हैज़ ट्रांजिशनड इनटू अ इंटरोगेट। कि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर फॉलो अप इंटरव्यू कोई है तो उसमें आप उससे कहेंगे कि लास्ट टाइम आपने ये बोला था, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर वो इंटेरोगेशन होगी तो फिर आप उसको कन्फ्रंट करेंगे कि आपने ये झूठ बोला था उस टाइम पे और दिस इज द एविडेंस। किस किस का इंटरव्यू हो सकता है? विक्टिम विटनेसेस का। गोल इज टू फाइंड आउट एज मच इन्फो एज पॉसिबल, पुट द विक्टिम और विटनेस एट ईज, ठीक है। अब विक्टिम है, लेट्स सपोज उसका इंटरव्यू कर रहे हैं आप, उसको तो आप हो सकता है वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, कितना उसको मेंटल डिप्रेशन है, आप उसको हो सकता है कितनी ज़्यादा इंजरी है, वो इंजर्ड भी हो सकता है, ठीक है, कितनी ज़्यादा पेन के अंदर। तो आप ये तो नहीं करेंगे कि जी मैं तो इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ और मैं तो इन्वेस्टिगेशन, जैसा हमारे पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है, तो क्या पैथेटिक किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपने उसको एट ईज देना है, जितना वो रिलैक्स होगा, जितना वो एट ईज होगा, जितना उसके अंदर डर खत्म होगा,
उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको वो देगा, उतनी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। फ्रेंडली, लूजली स्ट्रक्चर्ड, नॉन कन्फ्रंटेशनल ये टाइप होती है इंटरव्यूज। फोकस इज टू गेट द पर्सन टू टेल यू व्हाट हैपेंड, ठीक है। फोकस ये होता है कि आप उसको बस बुलवाएं। जिस तरह हो सकता है आपका विक्टिम जो हो कोई बच्चा हो, अब आपने बच्चों को किस तरह से, आपको देखते हैं ना कि जब आपसे उससे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप उसको बड़ा प्यार से बिठा के उसको समझा के उससे जो वो बोलना चाहता है, बेशक वो रेलिवेंट है नहीं है, आप उसको सुनते हैं कि हो सकता है इसमें से कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गुड इंटरव्यूअर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो इंक्विजिटिव होता है, वो सवाल पूछता है, वो जानना चाहता है, उसके अंदर वो उसको चीज़ को बड़े अच्छे मूड में लेकिन खुरेदता है उस चीज़। ऑब्जर्वेंट होता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है बॉडी लैंग्वेज को भी, बिहेवियर को भी, और कितना बंदा झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, सब। इनर्जेटिक होता है, ठीक है, वो कभी भी बहुत ढीला डाला नहीं होता। वो अगर खुद ढीला होगा तो आगे से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो बहुत पैशनेट आपको नजर आ रहा होता है कि आपको सुनना चाहता होता है, ईगर होता है। गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं, दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी टोन का इस्तेमाल कर रहा है विच इज़ वेरी ऑफेंसिव। और पेशेंट होता है, वो सुनता है क्योंकि उसका काम है उस टाइम पे कि वो उसको आपको पेशेंट रहे। इंटरव्यूज क्या, द प्रोसेस बिगिंस व्हेन यू अराइव एट द सीन, identify victims and witnesses and separate them, interview them. Goal is to get information about the crime, corroborate information with evidence. How you interview is important। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उसको एविडेंस के साथ कोरेबोरेट करते जाएंगे, क्या वाकई कुछ इसमें सच्चाई है कि नहीं, मुझे इसकी बात पे बिलीव करना भी चाहिए कि नहीं। तो आप इंडिपेंडेंट एविडेंस से भी उसको वेरीफाई करेंगे। वो कहता है कि जी 4 बंदे आए, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज में 4 बंदे हैं ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहा है। आप उसको कोरेबोरेट करेंगे। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, प्रेपरेशन और प्लानिंग सबसे पहले होती है कि आप प्लान करते हैं कि क्या पूछना है, ये बंदा जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। इंगेज और एक्सप्लेन, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान आप उससे इंगेज होंगे, आप उससे बातें करना शुरू करेंगे और उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ और क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे। अकाउंट एंड क्लैरिफिकेशन एंड चैलेंज, ठीक है, समहाउ इसको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चैलेंजिंग, नॉन ऑफेंसिव होगा, कोई ऑफेंस नहीं आप कराएंगे, लेकिन उससे डिटेल निकलवाने के लिए इंक्विजिट तो आपको करना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे, तो आप उससे क्लैरिफिकेशंस लेंगे। क्लोजर होगा इंटरव्यू का, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होगी कि वो क्या है उसने उसके अंदर से निकाला है, कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको मिल भी गई है या नहीं। प्लानिंग, प्रिपरेशन, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट क्या होगा, किस जगह पे इंटरव्यू करना है, वो भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है। क्वेश्चंस क्या होंगे, ओपन एंडेड होंगे। ओपन एंडेड वो सवाल होता है जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, उसकी जनरल डिटेल उसके जवाब में आ सकती है। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, अटेम्प्ट टू पुट अ टाइम फ्रेम अराउंड द इवेंट्स, ठीक है, टाइम फ्रेम करने की कोशिश करें, क्योंकि डिटेल आप लाना चाह रहे हैं ना कि अच्छा 6 तारीख को क्या हुआ, 6 तारीख की रात को क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, उस टाइम पे क्या टाइम हुआ होगा, ठीक है। तो जस्ट टू एक पूरी उसको डॉट्स मिलाने के लिए। सर इन फिक्शन बुक्स आई स्टडी टेक्टिक ऑफ गुड कॉप एंड बैड कॉप टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू, इज इट एप्लीकेबल इन द रियलिटी? समहाउ जी इट इज़ एप्लीकेबल, लेकिन सारी टेक्निक्स तो एप्लीकेबल नहीं होती हैं। हम जो मूवीज़ या फिक्शन के अंदर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रियलिस्टिकली भी इस्तेमाल हो सकती हैं। जिस तरह कि हम पढ़ रहे हैं वो वाली टेक्निक्स आप उसको फोकस करेंगे। क्या हुआ ओपन एंडेड, जी हाँ जी, ओपन एंडेड है ना, एक सवाल है कि जी क्या हुआ था, जी आप किधर थे उस टाइम, ठीक। अब आप नहीं बता रहे कि आप उधर थे, आप उस डेट का बताएं, ठीक है। अब आप डेट तो स्पेसिफाई ऑब्वियसली करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन येस और नो, क्लोज एंडेड और एक्यूजेटरी सवाल नहीं करेंगे। डू नॉट आस्क इफ विलिंग टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट, ठीक है, विटनेस से उस टाइम पे नहीं पूछ लेंगे कि यार ये जो बातें मुझे बता रहे हो ये आप जो है ना अदालत में बताओ, पहले उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ जितनी इन्फॉर्मेशन, फिर एंड की बातें हैं जिसमें आप उससे रिक्वायर करेंगे कि आपको कोर्ट में भी टेस्टिफाई करना पड़ सकता है। डू नॉट एक्सपेक्ट पर्सन टू हैव सेम ऑब्जर्वेशन स्किल एज एन ऑफिसर, वो एक ले मैन है, वो एक
अकाउंटेंट है, वो एक डे टू डे रूटीन का काम करने वाला क्लीनर है, यू डू नॉट एक्सपेक्ट हिम कि वो हर चीज को उसी तरह से ऑब्जर्व करेगा जैसा आप एक ऑफिसर, एक ट्रेंड ऑफिसर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चंस में क्या चीजें आपको मिलेंगी कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच। ठीक है, ये सारी सवाल उससे रेलिवेंट है। Most interviews conducted by the investigators will be non-accusatory in the nature. ठीक है, वही वाली बातें हैं। Even when a suspect has been identified and interrogation is planned, the investigator will interview the suspect prior to interview. अगर ये पता भी लग गया है कि ये accused है, फिर भी उससे as much as information निकलवाने के लिए पहले हो सकता है वो उसका इंटरव्यू करे और बाद में फिर उसको interrogation में convert कर दे। This pre-interview may occur on the telephone, in person, immediately prior to investigation. Cognitive interviewing techniques have been used by investigators for years. However, National Institute of Justice quantified the techniques in a study demonstrating their effectiveness. ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने वो टेक्निक्स को मेंशन भी कर दिया है, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो वाकई कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग में हेल्पफुल होती हैं या नहीं। कॉग्निटिव इंटरव्यूज शुड बी हेल्ड इन अ क्वाइट, अब उन्होंने क्या कहा है कि जी इट शुड बी हेल्ड इन अ क्वाइट सेक्लूडेड लोकेशंस। आप अलग बिठा के खामोश, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इंटरव्यू सब्जेक्ट्स शुड बी इनकरेज टू स्पीक स्लोली, आराम आराम से मुझे बताते, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सप्लेन कर, ताकि वो कोई डिटेल्स स्किप ना करे। The techniques in cognitive interviewing are used to enhance the recollection of victims and witnesses. The basic idea behind cognitive interviewing is to reconstruct the detail. अब cognitive है ना, cognitive psychological और mind से relate करता है। तो इस इंटरव्यूइंग टेक्निक में आप क्या चाहेंगे कि आप उसको वो सारा इमेजिन, वो जो विटनेस है वो सारा उस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट कर ले अपने माइंड और एक एक डिटेल बताए कि वो कैसे आया, उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसके पास क्या वेपन था। जितना आप उसको इजी रखेंगे उतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर मेमोरी रिकॉल करके बिल्कुल वो जो है बताएगा। रिकंस्ट्रक्ट दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द इवेंट। अब टेक्निक में क्या शामिल है कि आप उससे कहेंगे कि रिकंस्ट्रक्ट करो, क्या वेदर था, लाइट कैसी थी, कंडीशन ऑफ द एरिया कैसा था, कैसे शुरू होता है, ख़त्म कैसे हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कहाँ गए, वो भाग गए, कैसे भागे, किस दरवाजे से भागी थी। इंस्ट्रक्ट द विटनेस टू रिपोर्ट एवरीथिंग, उसको आप ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो हर चीज़ डिटेल में बताए। रिकॉल द इवेंट्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर, फिर उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए कि क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कि आप डिफरेंट ऑर्डर में ले जाएंगे। अच्छा, फिर ये हुआ तो उससे पहले ये हुआ था या उससे पहले ये हुआ, मतलब उससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल पूछेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जिस बंदे ने खुद विटनेस किया होगा उसको तो आपसे तो बेहतर पता है ना, तो वो एक्सप्लेन करेगा। अगर उसका वो सीक्वेंस ठीक रहता है तो इट मीन्स कि वो सच बोल रहा है, नहीं तो आपको वो सस्पिशन रेज होगी कि आप ये हो सकता है कोई चीज़ें मिक्सअप कर रहा है या उसमें एडअप कर रहा है। चेंज पर्सपेक्टिव, द विटनेस इज आस्क्ड टू चेंज रोल्स विद अनदर पर्सन इन द इंसिडेंट, कि उससे अगर तुम उसकी जगह पे होते तो तुमने क्या फील किया होता, तुमने क्या विटनेस किया होता। ठीक है, उनकी लोकेशन और डिफरेंट लोकेशन पे उसको स्टडी करने की कोशिश करें। इंटरव्यूज कंडक्टेड विद विटनेसेस शुड बी नॉन एग्जीक्यूटरी, वही वाली बातें। ड्यूरिंग अ विटनेस इंटरव्यू इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आंसर्स टू शॉर्ट, जो है ना लैग डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, डिटेल्ड आंसर होने चाहिए। और द क्वेश्चंस आस्क्ड टू विटनेसेस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन, किस तरह के सवाल पूछने हैं इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा। जनरल हो सकते हैं, उनकी नॉलेज, उनके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, उनके नाम, एड्रेसेस और सारी चीज़ें उसमें पार्ट करेंगी। When interviewing a victim, investigator must keep in mind the person they are speaking to has a bad experience। ठीक है, वो जो विटनेस या विक्टिम का जो ट्रॉमा है उसको भी आपने रियलाइज करना है कि मैं किस बंदे का इंटरव्यू कर रहा हूँ और क्या चीज़ें जो है। बस ये हम ख़त्म कर रहे हैं, इंटरव्यूइंग टेक्निक्स जो है हमारी ख़त्म हो रही हैं। द इन्वेस्टिगेटर विल हैव टू यूज़ ऑल हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, वो सारी टेक्निक्स जो हमने बात की है वो सारी चीज़ों को वो एक्सरसाइज करते हुए उनका इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो दिस इज़ विक्टिम इंटरव्यू में विटनेस इंटरव्यू से थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क होगा और आप उसकी सेंसिटिविटी का ख्याल रखें। अच्छा जी, बस टाइम भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ट्राई टू रीड दिस पोर्शन फॉर जी नीलम,
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर कोई क्वेश्चन कैटेगोरिकली जिसमें पाकिस्तान के रेफरेंस ना दिया गया हो तो हम उसमें कोई इंटरनेशनल केसेस या एग्जांपल्स कोट्स कर सकते हैं? और देखें, एक सवाल पे डिपेंड करता होता है ना, कि अगर तो वो आपसे कोई एनालिसिस मांग रहा है या ठीक है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस मांग रहा है, तो फिर तो आपने मैंडेटरी है कि आप उसमें कोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें जस्ट आपने जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कोई एग्जांपल चाहिए बस, तो वो एग्जांपल कैन बी ऑफ पाकिस्तान और कैन बी ऑफ इंटरनेशनल किसी की जगह, कि आपने उस ओके। आर्ग्यूमेंट को या उस चीज को या विटनेस को एक्सप्लेन करना है कि ये चीज कैसे होनी चाहिए थी, तो आप उसमें एक एग्जांपल डाल देंगे। वो एग्जांपल किसी और ने नहीं डाली होगी, आपने डाली होगी, तो आपका आंसर जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज ओके। इट। अच्छा जी, कोशिश कीजिएगा ये कल आप पढ़ लें, कोई क्वेश्चन हो तो कल स्टार्ट में पूछ लीजिएगा, और फिर हम कोशिश करेंगे कल सेक्शन 3 को कंक्लूड करें, और फिर आगे जो है सेक्शन 4। अपना ख्याल रखें, अभी क्लास कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।